ठीक, let's start. Now, the first chapter which we are taking up today under special contracts is contract of bailment and pledge. Contract of bailment and pledge. ठीक है? What is contract of bailment and what is contract of pledge? That's what we need to learn in this chapter. Let's start with contract of bailment. So when you hear about some common terms like contract of sale, contract of taking something on rent, selling something for labor work, सब जॉब वर्क, ये सब वर्ड सुने होते हैं हम लोगों ने कि मैंने एक ड्रेस मटेरियल पे एम्ब्रॉयडरी करवाई और ड्रेस मटेरियल मेरा था, कारीगर ने एम्ब्रॉयडरी करके वापस दे दिया। मैंने ज्वेलरी दी किसी किसी ज्वेलर को, उसने वो गोल्ड बिस्किट में से ज्वेलरी बनाई और मुझे वापस दे दिया। ऐसा हर एक अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हम आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग कॉल्ड एज बेलमेंट। ये कहता है कि जब आप किसी को कोई चीज बेचते नहीं हो, लेकिन आप बेचने के बजाय उस चीज का पोजेशन कोई पर्पस के लिए ट्रांसफर करते हो, जैसे ही वो पोजेशन पूरा हो जाता है आप उस चीज को वापस क्लेम कर लेते हो, वैसे कॉन्ट्रैक्ट को हम सेल नहीं कह सकते क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। वैसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डैश, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आई रिपीट माई वर्ड्स अगेन, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट where you transfer dash, P for possession, for P for purpose, for some purpose, as P for purpose. Once the purpose is accomplished, you get you get your goods back. You get your goods back. So what is contract of bailment? सर हमारे घर पे एक बंदा आता है, कौन सर? लॉन्ड्री वाला बंदा। सुबह आता है, हमारे क्लोथ लेके जाता है, नेक्स्ट डे आयरन करके वो वापस लेके आता है। तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? क्या ओनर है वो गुड्स का, कि हम ओनर है? सर हम ओनर है। जैसे ही वो किस पर्पस के लेके गया है सर वो चीज को? सर आयनिंग के लिए। सर आयनिंग हो चुका है, अब क्या होगा? पर्पस अकम्प्लिश्ड, यू गेट योर गुड्स बैक। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो नहीं था, ये क्या था? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट था। सर मैंने एक्टिवा सर्विसिंग को दी, मेरी एक्टिवा सर्विसिंग को दी, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? सर्विसिंग को एक्टिवा देना कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है? नहीं सर, बेचा थोड़ी है मैंने। तो अगर वो सेल नहीं तो वो है क्या? वापस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। आपका गुड्स किसी और को दिया गया है बाय डैश, बाय पोजेशन ट्रांसफर। जैसे ही सर्विसिंग खत्म हो जाएगी आपकी हक है कि आप उसको वापस ले पाओ। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, अरे आप गेहूं का डिब्बा चक्की वाले को देते हो ना, क्या तुम लोग भी वही बोलते होगे जो हम बोलते हैं, राइट ना? अगर आपने घर पे नहीं किया चक्की का, क्या बोलते हैं उसको, machine which converts your grains into flour, if you don't do it on your own self at your home, you may use someone else service. So what is the purpose of that? Converting your grains into flour. तो जब आपने उसे वो कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई इसको पीस के दीजिए हमें, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अरे हमने गाड़ी एक्टिवा भाड़े पे दी, कार भाड़े पे दी 2 दिन 10 दिन के लिए, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। पर्पस रेंटिंग ऑफ कार, पर्पस अकम्प्लिश, यू गेट योर गुड्स बैक। हेलो, तो यू टेल मी, अगर हमने घर भाड़े पे दिया 6 महीने के लिए, वो भी तो बेलमेंट हुआ? बोलो हाँ या ना? घर दिया भाड़े पे, घर दिया भाड़े पे, बेलमेंट हुआ कि नहीं? दिशा, बेलमेंट हुआ कि नहीं? सिया, बेलमेंट हुआ कि नहीं? हुआ? नहीं? भूमिका, हुआ कि नहीं? अरे बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में सिर्फ गुड्स होता है। क्या होता है रे हिमांशु? गुड्स। और गुड्स का मतलब होता है एवरीथिंग इज मूवेबल। यानी जब घर भाड़े पे दिया तो घर मूव होता है? रतलाम से मुंबई ऐसा मूव होता है? नहीं होता। तो जो चीज मूव नहीं होती उस पे बेलमेंट लागू नहीं होता, क्योंकि बेलमेंट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ डैश, गुड्स। गुड्स मैंने मतलब क्या मुस्कान? अगर आपको सही में सीखना है गुड्स का मतलब क्या होता है तो मेरे को सेल्स ऑफ गुड्स एक पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि गुड्स अंडर बेलमेंट इज गुड्स अंडर एसोसिएट।
गुड्स अंडर देवयानी। बेलमेंट में गुड्स का मतलब क्या है, जो डेफिनेशन कहाँ दिया गया है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में दिया गया है। तो इन शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में उसका मतलब है कि जितना भी चीज मूवेबल है वो सब क्या है, गुड्स है। तो बेलमेंट तब ही होगा जब आपने गाड़ी, आपका आपका गोल्ड ऐसा कुछ दिया हो। तो अगर आपने इमूवेबल लैंड भाड़े पे दिया है, घर भाड़े पे दिया है, फार्म हाउस भाड़े पे दिया है, तो बेलमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें जो इन्वॉल्व आइटम है वो गुड्स नहीं है। क्या आपको पहला पार्ट समझ में आया मैंने क्या बोला? हर यहाँ पे 3 बच्चे मुझे एग्जाम्पल देंगे जिसमें आप मुझे बेलमेंट का एग्जाम्पल दीजिए, बाय योर ओन वे। कोई भी एग्जाम्पल मन में से निकालिए और बताइए कि वो बेलमेंट है। कम ऑन स्टार्ट। Sir, clothes given to washerman. सॉरी, Sir, clothes given to washerman. वॉशरमैन, वॉशरमैन लॉन्ड्री में क्लोथ दिए तो वो तो हो गया कवर। मेरे को तो पता ही Delivery वॉशरमैन of होता है। goods. बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, वॉशरमैन पहली बार सुना। The delivery of goods. सॉरी, Delivery of goods. बट फॉर विच पर्पस? Like to in purpose of courier. कुरियर वापस कहाँ मिलेगा? Like I have courier my goods to my relatives, so courier men are like act as bailer. नो बेटा, तो कुरियर मैन को आप बेलर मानने की कोशिश कर रहे हो, वो आपका एजेंट है। बट क्या आपको आपके वो गुड्स रिलेटिव वापस मिलने वाले हैं? नहीं। अब आप कार सर्विसिंग में देना, बिलमेंट है, कार सर्विसिंग हो गया, यू गेट योर गुड्स बैक। तो कार सर्विसिंग हुआ। और कुछ? अरे Sir, आपने आपका many कपड़ा स्टिचिंग पे दिया, स्टिचिंग पे टेलर को, वो भी क्या माना जाएगा? बेलमेंट माना जाएगा। आपका पैंट शर्ट ऑल्ट्रेशन में दिया, कोई चीज का हाइट कम हो ज्यादा हो, हिमांशु का हाइट कम लग रहा है मेरे को, कम ज्यादा हो, आपको जीन्स या टी शर्ट ऑल्टर करना है तो वो भी क्या माना जाएगा? वो भी आपका बेलमेंट माना जाएगा। चलो एक एग्जांपल देता हूँ, दिशा मुझे बता। आप कहीं घूमने गए, शादी था किसी का, आप शादी में गए, सॉरी, और शादी में वहां पे कार पार्किंग था, वैले पार्किंग भी था वहां पे। तो दिशा ने वो कार की चाबी वैले पार्किंग को दी, वैले पार्किंग के इंसान को दी, और फिर उसने पार्क किया गाड़ी, और वापस आके दिशा को वो गाड़ी की चाबी देके गया शादी के हॉल में। क्या ये बेलमेंट हुआ कि नहीं हुआ? अब ये कहता है कि अगर गाड़ी की चाबी वो कंटिन्यू करता अपने पास रखना, तो हम कहते हैं कि वो पोजेशन ट्रांसफर हो चुका है, दैट इज फॉर पार्किंग पर्पज, और जैसे ही आप वापस आओगे तब आपको वापस दिया जाएगा। लेकिन अगर गाड़ी की चाबी आपके पास दे दी गई तो कंट्रोल आपका हो गया। तो जैसे आपको गाड़ी की चाबी दे दी है वो खत्म हो जाएगा। यानी अगर कार कीज कंटिन्यूज टू बी विद द वैले पार्किंग पर्सन तो बेलमेंट कंटिन्यूड रहा। लेकिन अगर वो गाड़ी की चाबी आपको मिल चुकी है तो बेलमेंट समाप्त हो गई। हेलो, हेलो। एक कस्टम ऑथोरिटी में मुस्कान, बहुत सारा माल आया, बहुत सारा। तो देवयानी का वो गुड्स था, बट देवयानी टैक्स पे नहीं किया, जिस वजह से वो माल वहीं पे पड़ा रहा। तो कस्टम ऑथोरिटी ने कहा कि मैडम ये पेमेंट करके आप माल लेके जाइए, नहीं तो ये माल नहीं मिलेगा। हेलो। तो क्या ये बेलमेंट हुआ या नहीं हुआ? आंसर इज यस। कि अब जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे, पर्पस पेमेंट है, पेमेंट करो माल लेके जाओ, तो ये भी क्या हुआ एक प्रकार का possession will be with the customs till the payment is made. Payment is made, you get your goods back. हेलो, हेलो। तो क्या इतना बात क्लियर है कि बेलमेंट का मतलब क्या है? व्हेन वन पर्सन ट्रांसफर्स टू अनदर possession, what? Possession of what? Of goods, of goods for some specific purpose,
Once the purpose is finished, you get your goods back. अब आपके एग्जाम्पल में इस्त्री वाले को आपने कपड़े दिए तो आपका नाम बेलर है, बेलर बेलर, और इस्त्री वाले को आप क्या बोलोगे? बेली। आज मम्मी ने पूछा बेटा कौन आया है, बैल किसने मारा? मम्मी बेली आया है। तू कौन है बेटा? वही मैं बेलर हूँ। तो जो ओनर है वो बेलर है, जिसको दिया है वो बेली है। कार सर्विसिंग एग्जाम्पल में हम ओनर है तो हम बेलर है, मैकेनिक बेली माना जाए। गोल्डस्मिथ के एग्जाम्पल में हमने गोल्ड उसको दिया है कारीगरी के लिए तो हम बेलर है, वो गोल्डस्मिथ बेली माना जाए। क्या समझा? समझा? चलिए, अगर इतना समझा है तो कुछ पढ़ भी लेते हैं। सर हाँ, सर वापस गुड्स रिटर्न होंगे तो उसमें कंसिडरेशन कुछ लगेगा क्या? कुछ देर के बाद आपका जवाब आपको मिल जाएगा, थोड़ी देर के बाद मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ टाइपिंग एरर हुई है क्या? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बेलर ट्रांसफर्स पोजेशन ऑफ गुड्स टू द बेली फॉर सम पर्पस एंड, ये वंस है, वंस, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं रेड कर देता हूँ। टाइपिंग रीटाइप हो चुका है। वंस पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, वंस पर्पस इज फुलफिल्ड, द गुड्स आर रिटर्न बैक एज पर द डायरेक्शंस ऑफ बेलर। बेलर यानी ओनर, बेलर यानी ओनर। पीली लाइन किया हुआ कीज को ध्यान से पढ़ना, रेड को मत पढ़ना। अब आप रेड को ज्यादा पढ़ोगे जोर से, मैं तो रेड ही पढ़ू सर, ऐसा मत करना। येलो पढ़ो, ठीक है। Serious, let me just delete this. अच्छा, आपको हमने पढ़ दिया हुआ इतना। Contract where bailor transfers possession of goods to the bailey for some purpose. Once purpose is fulfilled, you get your goods back. Do you agree? Do you agree? एक सेकेंड रुको। हेलो, हेलो, अरे सुनो ना, कौन मुझे बताएगा? सुनो, हम बेलमेंट पे और डेप्थ पे जाते हैं, शांत से सुनते जाओ। सर, बेलमेंट को समझने का सबसे पहला बात दिशा आता है कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जितना भी मैंने आपको सिखाया ना दिशा, वो सब यहाँ पे यूज होगा। मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, अग्रीमेंट चाहिए, कंप्यूटर टू कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, फ्री कंसेंट चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट चाहिए, एंड नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ चाहिए। ये सब तो होना ही चाहिए। इतना लिखने के लिए उन्होंने सिर्फ एक शब्द लिखा, वो क्या शब्द लिखा उन्होंने? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। हम 2 महीने से पढ़ रहे थे, ऐसा लगता है आपने को। उन्होंने सिर्फ क्या लिख दिया? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बात खत्म। तो वो क्या है? मतलब एवरीथिंग व्हाट वी लर्न अंडर कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट आल्सो। Apart from that, there's something special. Apart from that, there's something that is, you know what? It is a contract for which purpose? So it is having a specific purpose. And you are just delivering the goods for that purpose. You are just
delivering the goods for that purpose, and once the purpose is finished, you get your goods back. Is contract of bailment. नवकार मंत्र की फ्रेम जो मेरे पास थी, वो किसी गुरुदेव के पास मैंने भेजी कि इस पे नवकार मंत्र का जाप हो और वापस मुझे मिल जाए, तो ये भी क्या माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। फ्रेम मेरी है, बिलर ओनर है, जाप होने के बाद वापस मुझे मिल जाएगी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। हमारे पास कितने एग्जाम्पल्स है ऐसे जहां पे हम गुड्स को बेचते नहीं है दिशा, और जब हम गुड्स को बेचते नहीं तो क्या करते हैं उस गुड्स का? सर सिर्फ पोजेशन दे रहे सर, विश्वास पे कि वो काम होने के बाद वापस हमें मिल जाए। अरे स्पेक्स है स्पेक्स, साक्षी दोषी के स्पेक्स के लेंस के नंबर्स चेंज हो जाते हैं, साक्षी फ्रेम सेम रखती है, तो क्या कहती है? सर आप जस्ट कीप इट विथ योरसेल्फ, टुमारो आई विल कलेक्ट इट अगेन। तो सिर्फ क्या चेंज हुआ वहां पे? लेंस चेंज हुए, फ्रेम तो सेम थी। तो फ्रेम जो आपने उसको दी वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट था, साक्षी उसकी ओनर थी। हेलो, स्टिचिंग मटेरियल होता है, स्टिचिंग मटेरियल आपने दिया, स्टिचिंग मटेरियल कि भाई इसमें से मेरी, हम दो भाई बहन है, हमको सेम टी शर्ट बना के दीजिए, तो वो कपड़ा हमारा है, हम उसके ओनर है। स्टिचिंग होने के बाद मिलने पे वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट माना जाएगा। ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के चार बेसिस क्या थे? एक, यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होता है। दो, यहाँ पे चीज जो जाने वाली है वो सिर्फ गुड्स होनी चाहिए, इमूवेबल आइटम्स नहीं होनी चाहिए। तीन, कॉन्ट्रैक्ट के सभी असेट्स यहाँ पे फुलफिल होने चाहिए। ये ध्यान दो, मुस्कान तो किससे बात कर रही है? मुस्कान, जिससे भी बात कर रहे हो स्टॉप इट। नंबर तीन, all the essentials of contract must be present, and number four, once the purpose is finished, आपको आपके कुछ वापस मिल जानी चाहिए। इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहा जाता है। आर यू क्लियर विद द स्टोरी एवरीवन? अब मुझे आपको कुछ बोलना है, आप फटाफट बोलना, जो मैं पूछूं वो फटाफट बोलना, सोचना, ऑडियो ऑन करके रप्पा रप बोलो। ओके, क्वेश्चन इज कि कार सर्विसिंग में देने में बेलर कौन है? ओनर ऑफ कार। ओनर ऑफ द कार। अगर आपको मैं ये कहूँ कि मेरा गोल्ड का बिस्किट मैंने गोल्डस्मिथ को दिया, तो बेली कौन है? गोल्डस्मिथ। इस्त्री वाले केस में, इस्त्री वाले लॉन्ड्री वाले केस में बेली कौन है? लॉन्ड्री। करने वाला हर भाड़े पे देने में बेली कौन है? बेलमेंट ही नहीं। बेलमेंट ही नहीं है तो बेली नहीं आएगा। आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। चलिए, अब बेलमेंट है ना, दो टाइप्स के होते हैं। पहले ना यहाँ पे ये पढ़ लीजिए, असेंशियल्स पढ़ लीजिए, और ये एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 पढ़ लीजिए, फिर हम आगे जाते हैं। ठीक है, फिर ऋषभ का डाउट क्लियर होगा, आगे जाएंगे। क्या 10-15 मिनट चार्ज कर दो। तो हमारे आगे टाइम, हाँ, प्रॉपर आ रहा है, एकदम बढ़िया आ रहा है।
I hope the examples are clear. एग्जाम में कोई डाउट है? चलो अगला क्वेश्चन सुनो। बिलमेंट दो टाइप के होते हैं, ग्रेटिट्यूस बिलमेंट एंड नॉन ग्रेटिट्यूस बिलमेंट। जब आप बिलमेंट के अगेंस्ट पे कुछ कंसिडरेशन लोगे तो हम उसे नॉन ग्रेटिट्यूस बिलमेंट कहेंगे। अगर आप बिलमेंट के वक्त कोई भी सामने क्या नहीं लोगे कंसिडरेशन, तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्रेटिट्यूस बिलमेंट कहेंगे। मुस्कान सोनी घर पे 10 किलो सोना था। कितना सोना था? 10 किलो सोना। कितने का था? कुछ नहीं, 6 करोड़ का सोना था। 6 नहीं, अभी तो 8 7 7.5 करोड़ का सोना था। सोनी जा रही थी घूमने को मुंबई। बाजू में हिमांशु रहता है। ए हिमांशु, एक हेल्प करेगा? बोलना क्या हेल्प? घर पे 7-8 किलो सोना पड़ा है, मैं बैग लेके आती हूँ, तेरे घर में रख देना थोड़ी देर के लिए भाई, 5-6 दिन में मैं आ जाऊंगी, फिर मुझे वापस। हिमांशु डर रहा था, भाई सोना है, आटा नहीं है कैसा 7-8 किलो बोल रही है तो भाई हिमांशु ने हिम्मत करके वो सोना वहां से उठाया, अपने घर पे अपने बेड के नीचे रख दिया। उधर ही सोता था पूरा दिन, कोई लेके ही ना जाए उसे। अब यहाँ पे आपने ट्रांसफर ऑफ पोजेशन किया है इस चीज का, गुड्स का, जिसका नाम सोना था। जैसे ही मुस्कान वापस आ गई, क्या मुस्कान को वो वापस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? सर मिलना चाहिए। हिमांशु कह दे कि इसमें तो कंसिडरेशन था ही नहीं, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, मुझे कर भाई, मुस्कान तो वापस ले सकती नहीं है मुझसे, हिमांशु तो आज से पढ़ना छोड़ दे। अब ये सिचुएशन के अंदर क्या मुस्कान सोनी हिमांशु को एनफोर्स कर सकती है? जी हाँ। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन चैप्टर के अंदर, एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन के अंदर हमने पढ़ा था ग्रेटिट्यूस बिलमेंट, जहाँ पे भले ही कंसिडरेशन ना हो वो एनफोर्सेबल माना जाएगा। आप पढ़ सकते हो, आपके पास किताबें हैं, कंसिडरेशन चैप्टर के एक्सेप्शन के अंदर ग्रेटिट्यूस बिलमेंट लिखा होगा। इसीलिए भले ही कंसिडरेशन ना हो वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए उस पार्ट पे, और चेक चेक हो जाए तो ऋषभ पढ़ियर का सवाल था कि सर कंसिडरेशन होना जरूरी है या नहीं जरूरी है? जरूरी नहीं है, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। सिर्फ इतना लिखा है मैंने, जी बी हो या एन जी बी हो, जी बी है तो फिर विदाउट कंसिडरेशन, एन जी बी यानी विद कंसिडरेशन, दोनों क्या माने जाएंगे मुस्कान? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। समझा के नहीं? चिल्लाओ बताओ। चलो अभी शुरू होता है पिक्चर। एक बार चेक किया आपने बुक्स में? अब देख माही, ड्यूटीज ऑफ बेलर, ड्यूटीज ऑफ बेली, हेड्स ऑफ बेलर, हेड्स ऑफ बेली, कमिश्नर बेलमेंट, टाइप्स ऑफ लियन, एंड फाइनली योर फाइनल गुड्स। यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है बेलमेंट का। ठीक है, शुरू करते हैं हम पहले पार्ट से। आता है सबसे बढ़िया एग्जाम्पल्स इसके अंदर, ड्यूटीज ऑफ बेलर में किसमें आ रहा है? ड्यूटीज ऑफ होम, BAILOR बेलर।
बेलर यानी एग्जाम्पल में सर वो कार का ओनर, सर वो गेहूं का ओनर, सर गोल्ड का ओनर, ये सब बेलर्स है, बराबर है। उसकी जिम्मेदारी क्या है हिमांशु? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में किसकी जिम्मेदारी, बेलर की जिम्मेदारी क्या है, वो हमें यहाँ पे जानना है। ठीक है, तो पहला जिम्मेदारी आता है जोरदार, ये वाला। अब सब लोग ये पढ़ोगे और चक्कर आएगा, चक्कर आएगा, चक्कर, आपको चक्कर आएगा। तो खाना पीना बराबर खा के पढ़ो, और आपका ईगो हट हुआ है तो ध्यान से पढ़ो। एनजी यानी नॉन ग्रेटिट्यूड्स, बराबर છે। स्मार्ट हो तुम लोग। आई होप आपने पहला पॉइंट पढ़ा होगा। चलो, क्वेश्चन को, पहली बात, क्वेश्चन कहता है आपकी जिम्मेदारी है क्या बताने की, आपके गुड्स में कुछ खराबी है, कुछ दिक्कत है, तो उसको बताने की आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है? है। लेकिन जिम्मेदारी में राखी दो बातें होगी, आपको पता है या तो पता नहीं है। पता है कि फॉल्ट है, पता नहीं है कि फॉल्ट है। पता है कि फॉल्ट है तो आप जिम्मेदार हो कि नहीं हो? जिम्मेदार हो। पता नहीं है कि फॉल्ट है तो आप जिम्मेदार हो कि नहीं हो? सर जी में जिम्मेदार नहीं हो, एनजी में जिम्मेदार हो। बोला बराबर, समझा कि नहीं? जब आपने पैसे लिए ही नहीं है किसी से उस चीज को देने के, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, इसका ले एग्जांपल, मंथन मेहता का एग्जांपल लेते हैं। मंथन मेहता मुंबई आता है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, मानो गर्लफ्रेंड है, मानो मान लेते हैं आप, ठीक। भाई तेरी गर्लफ्रेंड मुंबई में, मंथन मुझसे एक्टिवा ले रहा है, सर एक्टिवा दो ना सर प्लीज। सर मेरे को उसको लेके नेशनल पार्क जाना है सर, कैनेरी केव्स जाना है सर, गुफाएं देखनी है सर। और ये इंसान चला जाता है उसको लेके, मेरा एक्टिवा लेके गर्लफ्रेंड के साथ। अब मेरी एक्टिवा पे 45 की स्पीड क्रॉस करने पे ब्रेक नहीं चलती, ये बात का अंदाजा मुझे नहीं था। मंथन ने तो स्पीड पे स्पीड ली, और मंथन बाय 60, 65, 70, 75 पे एक्टिवा चलाना शुरू कर दिया, और फिर मारने चाहिए ब्रेक, भाई की ब्रेक लगी नहीं, और भाई और भाभी जी गिर गए। और ये केस में ये जो डैमेज हुआ, नुकसान हुआ सर को हमारे, क्या उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ? अगर ये बेलमैन ग्रेटिट्यूड था श्रेया, विदाउट कंसिडरेशन था, तो मैं जिम्मेदार कब होता? अगर मुझे बात की जानकारी थी कि मेरी 45 के ऊपर ब्रेक नहीं लगती, तो मुझे बताना चाहिए था उसे। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं इस बारे कि मैं क्यों बताऊं, कैसे बताऊं? लेकिन मुस्कान, मैंने मन कर एक मंथन, पैसा लूंगा तेरे से 1000 रुपया पर डे, लेके जा, जहाँ लेके जाना है वो, ठीक है सर, 1000 रुपया दिया। उसके बाद मुझे पता हो या ना पता हो, उसको कुछ हुआ मेरी एक्टिवा से, तो मैं जिम्मेदार हूँ। आर वी क्लियर विद द स्टोरी? प्लीज कंफर्म। आप मुझे याद करोगे अगले एग्जाम के अंदर, मुझे ऐसा लगता है ये एग्जाम में आएगा, और जब आएगा तब आप मुझे एग्जाम में याद करना कि सर ने बोला था और आ गया। नहीं आया तो भी याद कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम के बाद, एग्जाम में नहीं। क्या समझा? आर वी क्लियर विद दिस? एनीवन हैविंग अ डाउट टू दिस कॉन्सेप्ट? who's going to repeat? Dakshi, Doshi, repeat.
अगर लाइक ग्रेटिटियस बेलमेंट है दोनों तो दोनों दोनों हाँ, अगर ग्रेटिटियस बेलमेंट का केस है और बेली को कुछ नुकसान होता है तो बेलर को कंपनसेट करना पड़ेगा। और अगर बेलर को पता है तो, और अगर उसे नहीं पता है तो उसे नहीं करना पड़ेगा। और नॉन ग्रेटिस नहीं तो भी करना पड़ेगा। सर मैं कंफ्यूज हो बराबर गई। बराबर बराबर बोल रही थी, बट बहुत स्लो बोल रही थी, इसलिए भूल गई। ओके। बेलमेंट, द फैक्ट इज, क्या आपकी जिम्मेदारी है टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड? आंसर इज यस। इतना याद रखो, आंसर इज यस। एक्सेप्शन, अगर बेलमेंट ग्रेटिटियस है और आपको पता नहीं है तो आप लायबल नहीं है। ओनली एक्सेप्शन टू दिस। नॉर्मल क्या लिखा? यू आर लायबल। When are you not liable? If it is G bailment and you are not aware of it, तो आप liable नहीं हो। बाकी हर चीज में आप liable हो। मतलब सुहानी, सिर्फ एक चीज में आप बच जाते हो, जब आपका बेलमेंट G वाला है और आपको पता ही नहीं है, तो आप बाकी बचने वाले नहीं हो डैमेजेस पे करने के लिए। अभी क्लियर विद द स्टोरी? आगे जाओ, सेकंड पॉइंट, आगे जाते हैं। चलिए बच्चों, सेकंड पॉइंट पे जाते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई बेली फॉर विच टर्मिनेशन? प्रीमेच्योर टर्मिनेशन। अब बात को सुनो। मंथन नर्वस था, पहली बार डेट पे स्कूटर लेके जा रहा था और नर्वसनेस में धीरे धीरे कैनेरी केस की तरफ जा रहा था। बीच में जंगल था, बंदर बंदर बीच में आ रहे थे, लेकिन भाई हिम्मत नहीं हारता है, जाता है। तब मैंने उसको कॉल किया, मंथन किधर? बस ऑन द वे, वो पहुंचूंगा आधे घंटे में, वापस आ जा, मेरे को मेरा एक्टिवा चाहिए। क्वेश्चन ये है, क्या मैं मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता हूं बिफोर मैच्योरिटी? प्री मैच्योर टर्मिनेशन क्या मैं कर सकता हूं एज एन ओनर? प्रश्न ये है, क्या हाँ या ना? क्या आप प्री मैच्योर टर्मिनेशन कर सकते हो दिशा? मुस्कान, कम ऑन। यस सर, कर सकती हूँ अगर ग्रेटिटियस है तो। कौन आंसर दे रहा है? राक्षी दे रही आंसर। अगर ग्रेटिट्यूड बेलमेंट है तो आप टर्मिनेट कर सकते हो प्री मैच्योरली। नॉन ग्रेटिट्यूड में तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने उसके पैसे लिए, तो मैं वापस पहले क्यों आऊं? बराबर। मान लो मैं रतलाम आता हूँ मेरे फैमिली के साथ और सब के साथ नागेश्वर यात्रा करते हैं। मैंने एक इनोवा कार बुक कर दी 3 दिन के लिए, और इंदौर और नागेश्वर और मोहनखेड़ा घूमने के लिए। और जैसे ही मैं 1.5 दिन जाता हूँ, मुझे आता है फोन ओनर का कि सर गाड़ी वापस दे, तो मुझे अर्जेंट चाहिए, तो क्या मैं दूंगा वापस गाड़ी? नहीं। कौन सी पेमेंट है? नॉन ग्रेटिट्यूड में प्री मैच्योर टर्मिनेशन का हक है ही नहीं किसको? बेलर को। लेकिन अगर वो कौन सा पेमेंट होता, मैंने गाड़ी किसकी? हिमांशु की गाड़ी ली थी, मेरी और गाड़ी हिमांशु की गाड़ी, सती, हम सब लोग हम साथ में गए। और ये केस के अंदर क्या हिमांशु मुझसे वापस मांग सकता है? आंसर इज यस। लेकिन कंडीशन अप्लाई, उसको डैमेजेस देने पड़ेंगे मुझे। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन अभी यहाँ तक गाड़ी कोई भेज दे, तो यहाँ पे अगली गाड़ी आने के लिए किसी ने 2,000 रुपये मांगे, वो कौन देगा? हिमांशु। हिमांशु क्यों? क्योंकि डैमेजेस तो देने पड़ेंगे भाई, भले ही वो कौन सा बिलमेंट था? रेटिटियोस बिलमेंट था। क्या आपको स्टोरी समझ में आई है? तो मैं आपको पढ़ने के लिए मौका दे रहा हूँ, पढ़ लीजिए। सॉरी, ठीक है, सब पढ़ना नहीं। इज रिकॉर्डिंग ऑन? आई होप दिस इज डन। थर्ड पॉइंट बहुत इजी है, या पढ़ सकते हो।
डिलीवरी तो लेनी चाहिए ना, काम हो गया, डिलीवरी तो कार सर्विसिंग में दी है, सर्विसिंग हो गया, आपको किया कॉल सर सर्विसिंग हो चुका है, मैं लेने आ रहा हूँ, अरे आओ तो सही, अरे मैं आ रहा हूँ, अरे 4 दिन हो गए, ले आओ। जितना डिले करोगे उसके लिए आपको डैमेज देना पड़ेगा। आपकी ड्यूटी भी है मुस्कान कि आप टाइम पे लेने जाओ काम होने के। अभी क्लियर? थर्ड पॉइंट बहुत इजी था। चौथा पॉइंट वापस डेंजर है, चौथा पॉइंट वापस डेंजर है, डेंजर 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 डेंजर। ड्यूटी टू reimburse expenses, साक्षी, ड्यूटी टू reimburse expenses, ध्यान से सुनना, सुनना। एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं श्रेया, दो टाइप के, एक ऑर्डिनरी और दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी यानी क्या और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी क्या, ध्रुव हम समझते हैं पहले। अगर हम कार लेके जा रहे हैं घूमने और किसी की गाड़ी लेके हम गए हो, तो किसी की गाड़ी का जो पेट्रोल का खर्चा हुआ वो कौन सा एक्सपेंस माना जाएगा? ऑर्डिनरी एक्सपेंस। रास्ते पे टोल पे किया, कौन सा एक्सपेंस माना जाएगा? ऑर्डिनरी एक्सपेंस। पार्किंग पे किया, क्या माना जाएगा? ऑर्डिनरी एक्सपेंस। लेकिन अगर हमने गाड़ी खराब हो गई, कुछ इश्यूज आए, तो वो क्या माना जाएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपका बिल में ग्रेटिटियस है या नॉन ग्रेटिटियस है, उस हिसाब से कौन सा एक्सपेंस कौन बेयर करेगा, बराबर? अगर हिमांशु की कार लेके मैं जा रहा हूं और वो उसे चार्ज नहीं करता है, मतलब कौन सा पेमेंट हो गया? ग्रेटिटियस। तो भाई पेट्रोल का खर्चा कौन बेयर करेगा? मैं खुद। पार्किंग का कौन? मैं खुद। मतलब जो बंदा एंजॉय कर रहा है वो बेयर करेगा। हु इज एंजॉयिंग द सेम बेली इन दिस एग्जांपल, तो मैं एंजॉय कर रहा हूं तो मैं बेयर करेगा। डू यू एग्री? सुना ध्यान से, एग्जांपल को ध्यान से सुनना। यहाँ लॉ ने गलत लिखा है, मैं सही कर रहा हूं। अगर हिमांशु कटारिया सर्विसिंग को कार देता है अपने दोस्त रिदम दोषी को, रिदम कहता है तेरे से क्या ऐसा लेना, रिदम बोलता है तेरे से क्या ऐसा लेना, मैं तुझसे चार्ज नहीं लूंगा। अरे भाई ऐसा थोड़ी चलेगा, खुद तो ले ले। रिदम कहता है मैं सर्विसिंग का चार्ज नहीं लूंगा, बट तेरे गाड़ी में जो भी ऑयल डालूंगा, कुछ भी फ्यूल डालूंगा, ऑयल डालूंगा, तो उसका पैसा जो होता है वो तू दे देगा, मैं कमाऊंगा नहीं तुझसे। अब इस केस में विदाउट कंसिडरेशन रिदम काम कर रहा है ऐसा मैकेनिक फॉर हिमांशु कटारिया, 2,000 का ऑयल डाला, तो हु इज गोइंग टू पे फॉर दिस? द बेलर, हिमांशु कटारिया। एग्जाम्पल नंबर 2, गाड़ी हिमांशु की मैं लेने गया, घूमने लेके गया, और एक्सपेंस कौन बेयर कर रहा है? बेली। तो इसमें ना साक्षी ये नहीं समझ में आता कि कौन बेयर कर रहा है, बेलर या बेली। मैंने ये सिखाया आपको कि जो इंसान उस बेनिफिट को एंजॉय करता है, जो इंसान उस चीज का फायदा उठाता है, जो इंसान उस ट्रांजेक्शन में गेन में है, वो बेयर करेगा वो एक्सपेंस जो ऑर्डिनरी है। आर यू क्लियर? ऑर्डिनरी भी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी। अगर बेसमेंट कौन सा है? नॉन ग्रेटिट्यूस है, सुना ध्यान से, एनजी है, तो एनजी वाले केस में ऑर्डिनरी एक्सपेंस को कौन बेयर करता है पता है? बेलर। और एक्स्ट्रा, क्योंकि अभी मैंने गाड़ी लिया भाड़े पे, 10 रुपया लीटर का, 10 रुपया किलोमीटर का रेंट लिया उसने मुझसे, 10 रुपये में क्या कवर हो गया हिमांशु? ड्राइवर का खर्चा प्लस पेट्रोल कवर हो ही गया, प्लस टोल कवर हो गया। अभी मुझे सिर्फ क्या देना है? मुझे कुछ गड़बड़ हुई मुझसे तो मुझे देनी है, नहीं तो कुछ नहीं देना। हेलो, अरे क्लियर होता है सही। अब मैं, हम लोग कहीं गए थे, हम लोग यहाँ पे एक तीर्थ है मुंबई से कुछ 300 किलोमीटर दूर, अंतरिक्ष जी तीर्थ, किसी ने सुना हो नाम अंतरिक्ष जी तीर्थ? हम लोग वहां गए थे अभी लास्ट 2 महीने पहले, 20 फ्रेंड्स थे, 20 फ्रेंड्स। हम जहाँ पे वहां गए ना, हमने वहां स्टेशन से एक कार की थी, वो काइंड ऑफ ट्रैवलर कार, तो 20 जन थे। अब जैसे हम निकले ना, आगे गए ना, तो हमें पुलिस का एक चेक नाका था, वहां पे उसने हमारे गाड़ी वाले को पकड़ा, उसका कोई लाइसेंस नहीं था टूरिस्ट का, तो उसे 12,000 का फाइन मारा। वो बेलर है, मैं बेली हूँ, बट ये 12,000 का फाइन का कारण कौन है, मैं या वो? हो, बेलमेंट कौन सा कंसिडरेशन है या नहीं है? सब पैसा तो मैं देने वाला था। मतलब एनजी बेलमेंट में अगर कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुआ तो कौन भुगतेगा? जिसके कारण नुकसान हुआ है वो, बेलर नहीं श्रेया, जिसके कारण नुकसान हुआ है वो। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर हम अंदर बैठे 20 जन,
और हम लोग कोई दारू वारू पी रहे थे, वहां पे अलाउड नहीं था, पांडु ने पकड़ा, तो कौन, उसने फाइन मारा 10,000 रुपये, तो कौन बेयर करेगा? डेली। जिसके कारण नुकसान हुआ होगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस बेयर करेगा। इतना सारा कॉम्बिनेशन बना दिया ना मैंने आपके सर में, दिमाग खराब हो गया। अब सुनो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। बेलमेंट के दो प्रकार कौन से? जी और एनजी। पहले मैं जी पे आता हूँ। जी पे, जी के अंदर एक्सप्रेस दो टाइप के हैं, कौन से? ओ एंड ईओ। ओ मतलब ऑर्डिनरी, ईओ मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जहां पे आपने पैसे ही नहीं लिए थे उस गाड़ी को भाड़े में देने के, उस केस में ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा? बिली। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा? बिली। बिली यानी जिस इंसान ने बेनिफिट एंजॉय किया वो सब खर्चे बेयर करेगा, और जिस इंसान की वजह से खर्चा हुआ वो सब एक्सपेंस बेयर करेगा। सिंपल भाषा। अगर नॉन ग्रेटिट्यूस है सुहानी, तो नॉन ग्रेटिट्यूस में तो ऑलरेडी बिल्डर आपसे पैसा ले रहा है, तो जितना पैसा बिल्डर ने आपसे लिया उसके अंदर कौन सा कवर हो जाता है? एक्सपेंस। ऑर्डिनरी एक्सपेंस कवर हो जाता है उसके अंदर मुझका, इसलिए वहां पे हम सिर्फ क्या क्लेम कर सकते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि ऑर्डिनरी ऑलरेडी ले चुका है। अभी क्लियर? अभी ना मैं सिर्फ ये चाहता हूं आपसे, थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा, बट ठीक है, आप पहले पढ़ लो ये। मैं आपको समझा, ये वापस पढ़ना है? पढ़ना है? पढ़ना है क्या? पढ़ो। कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा और अलग लगेगा आपको। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बिंदास पढ़ो। और ये पढ़ने के बाद चारों चार खत्म हो चुके, एक बार रिव्यू करो जिसका आप पढ़ के हो गया। 2 मिनट्स फॉर दिस। अभिषा राइट। एक बोल पाओ साइंस शुरू करता हूं, और वजन के दबाव को ना से कोशिश बढ़ जाए ना आप एक बार को बोल दो दबाव तो भी आपको चढ़ी जाती है, तुम्हें मैं बता रहा हूँ। पता होना चाहिए तो पसीना पड़ रहा है उसका नहीं था टायर ऊपर उसमें गोवा में देखो ना, इधर बहुत इधर गोवा में अंदर है टायर ऊपर उसका गाड़ी पता कसीनो में अगर पानी गिरता तो ऑल द कसीनो लैंड ऑफ हैंड्स अपना हमारे रिवर में मुझे बता रिवर में જે બહાર છે ને ગેમ ઓફ ગેમ ના જે બड़ा बड़ा मशीन को તે હવે બહાર કરે કે રમત પૂરી છે તો મશીન કરે મળશે બોલે વાળો મળશે એક મશીન મળશે બરાબર ટીમ પરથી રમી આવું રમવું હોય તો કઈ
पूछी ले कोई डाउट है कि आगे जाओ किसी ने कुछ पूछा है मुझसे ड्यूटी टू इंडेमनिफाई एनजी मैंने कहा एनजी वाला बोला ही है कौन सा वाला अरे ड्यूटी टू इंडेमनिफाई ठीक है कौन किसने पूछा है सी ड्यूटी टू इंडेमनिफाई ऑन प्री मैच्योर टर्मिनेशन के अंदर हमने सिर्फ इतना सीखा कि ग्रेट्युटस बेनिफिट के अंदर आप चाहो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले पर तोड़ने के लिए आपको डैमेज देने पड़ेंगे अगर आपने उसके लिए कुछ चार्ज किया तो आप तोड़ ही नहीं सकते खेल खत्म अब यहाँ पे आता है ड्यूटीज ऑफ बेली सबसे पहली ड्यूटी बेली की क्या आती है अगर हमने एक्टिवा दिया मंथन को तो उसका ड्यूटी क्या आता है टू टेक केयर ऑफ द गुड्स एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस विल डू इन हिज अपना समझ के चलो गर्लफ्रेंड को नहीं एक्टिवा को बराबर तो ये सिचुएशन के अंदर टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स इज द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ बेली नंबर 2 नॉट टू मेक विच यूज ऑफ गुड्स इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स निष्का इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स यानी क्या इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स यानी जिस काम के लिए गुड्स खरीदे गए दिए गए थे बेली को उस काम के लिए यूज करना है और कुछ भी नहीं यानी कार सर्विसिंग को दी थी भाई चला गया घूमने के लिए गाड़ी लेके हम क्या कहेंगे उसे ही इज डूइंग इनकंसिस्टेंट यूज गोल्ड दिया था गोल्डस्मिथ को गोल्डस्मिथ ने खुद के लिए बना लिया चेन आप इनकंसिस्टेंट यूज कर सकते हो नहीं कर सकते नहीं कर सकते अगर किया तो क्या होगा हिमांशु बता अगर इनकंसिस्टेंट यूज किया तो क्या होगा बता नहीं कर सकते किया तो क्या होगा करने पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल माना जाएगा इन द हैंड्स ऑफ बेलर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल माना जाएगा वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है
तुम पढ़ लीजिए। ये लाइन है ना, ये लाइन मैं पढ़ाऊंगा। नीचे की लाइन, अरे यार, कलर 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 कलर, ये ब्राउन लाइन मैं पढ़ाऊंगा, उसका ऊपर का पढ़ लो। समझू के मने समझाओ। क्या समझा आपको, बताओ, क्या समझा आगे? आपको क्या नहीं करना था? आपको इनकंसिस्टेंट यूज नहीं करना था, बराबर है। अगर इनकंसिस्टेंट यूज किया तो वॉइडेबल माना जाएगा, बराबर है। और वॉइडेबल माने जाने के बाद चिरायु लॉ कहता है कि भले ही एक्ट ऑफ गॉड हो जाए, आप जिम्मेदार हो जाओगे। इसका मतलब क्या, बताओ? चॉकलेट दूंगा, चॉकलेट आपको, कम ऑन। मैं रतलाम आने वाला हूँ ना, सबके लिए चॉकलेट लेके आऊंगा, बहुत सारे। तुम लोग खाते नहीं हो ना? बोलो, आंसर दो, आंसर दो। कटारे आंसर दे। एक्ट ऑफ गॉड, दिशा, कम ऑन। दिशा, कम ऑन। जेनिता, कम ऑन, यस। सर एक्ट ऑफ गॉड मतलब अगर कोई भी नेचुरल क्लैमिटी या स्ट्राइक्स लॉकआउट्स राइट हो जाते हैं, तो अगर इस कंडीशन में जिसके पास बेलमेंट में जिसने गुड्स लिया है वो गुड्स किसी और पर्पस के लिए यूज करता है, तो अदर पार्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। बट अगर एक्ट ऑफ गॉड हो जाता है तो अदर पार्टी को डैमेजेस देने पड़ेंगे। बहुत नजदीक हो, बहुत बहुत नजदीक, लेकिन थोड़े से दूर, थोड़े से दूर। एक्ट ऑफ गॉड यानी, पहले ये समझना चाहिए कि मान लीजिए कि बेली ने गाड़ी लेके लोनावला चला गया। मुंबई से लोनावला, सुना है नाम लोनावला? नहीं सुना। मैंने कार सर्विसिंग में दी थी, वो कार सर्विसिंग में थी, लेकिन बंदा कहाँ लेके गया उसको? लोनावला। मेरी सेकंड कार जो थी मेरे पास, सुहानी, उसको लेके मैं लोनावला पहुंचा था, देखा तो बाजू में कौन था? मेरी गाड़ी थी। मैं देखा, अरे ये तो मेरी गाड़ी है। सर गलती हो गई, सॉरी सर। मेरे को गुस्सा आ गया उसके ऊपर। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, मैं चाहूँ तो क्या कर सकता था? कैंसिल। लेकिन ठीक है, मैंने छोड़ दिया कि ठीक है, जाने दे, चुपचाप कल लेके आना घर पे। ठीक है सर। इतना बोलते बोलते एक तेज आई बारिश, तेज बारिश आई, तेज तेज बारिश। इतना तेज बारिश आई कि वो हिल पे जब गाड़ी थी, दोनों गाड़ी स्लिप होके खाई में गिर गई। मेरी गाड़ी भी गई, मेरी वाली दूसरी गाड़ी भी गई। क्या मैकेनिक का कोई कसूर था इसमें? नहीं, एक्ट ऑफ गॉड था। क्या था? एक्ट ऑफ गॉड। लेकिन लॉ कहता है कि अगर आपने इनकंसिस्टेंट यूज किया है तो आप रिस्पॉन्सिबल माने जाओगे, भले ही वो आपका कसूर नहीं था। यही एक्ट ऑफ गॉड साक्षी कहाँ हुआ होता? गैरेज में हुआ होता तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। जहां गैरेज था वहां पे बाढ़ आई होती ना निष्का, और मेरी गाड़ी खराब हो गई होती, गिर गई होती, डूब गई होती, टूट गई होती, और रिस्पॉन्सिबल नहीं था। लेकिन ये गाड़ी कहाँ डूबी? जहां पे होनी नहीं चाहिए थी। क्या आपको समझा? हेलो, दिस इज द कॉन्सेप्ट। मैं 2 दिन पहले बाहर से घूम के आया ना, तो हम लोग को, मेरे को घर जाने के ना 2 रास्ते थे। एक ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सेकंड वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे थ्रू हाईवे। अब 2 रास्ते थे, मैंने रैंडमली ना आई यूज वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, क्योंकि मेरे को लगता है वो मुझे रास्ता पता था कैसे आना है उसमें से, आई डोंट हैव टू यूज जीपीएस।
इसलिए मुझे जीपीएस यूज करना था चिरायू। मैंने वेस्टर्न यूज किया बिकॉज आई वाज नॉट श्योर विद जीपीएस बता रहा था वो रास्ता, बट जीपीएस मुझे फॉलो नहीं कर रहा था, तो मैंने ये फॉलो कर लिया। अब मेरा न्यूज में देखा होगा ना, अगर आपको याद हो 2 दिन पहले मुंबई में एक बड़ा सा होर्डिंग होर्डिंग गिरा। इफ यू रिमेम्बर दैट होर्डिंग जो फेल, वो बहुत लोग मर गए। 50-60 तो अंदर दब गए हैं हाईवे पे, 15-20 लोग मर चुके हैं। दैट वाज द रूट विच जीपीएस वाज शोइंग मी टू कम एट दैट टाइम व्हेन आई केम टू मुंबई फ्रॉम दैट डे। बट समहाउ मैंने वो रूट छोड़ा, आई डोंट नो व्हाई। और मैंने रूट कौन सा लिया, सेकंड रूट, जो मुझे लगा, जो जीपीएस नहीं बता रहा था, फिर भी मुझे वो रास्ता पता था, तो मैंने वो चूज किया। और जो टाइम पे मैं वहां से आ रहा था, ये टाइम से ये सिचुएशन था, एंड लकीली आई अवॉइडेड दैट रोड। लकीली आई अवॉइडेड दैट रोड। तो वही रोड पे ये, तो वो कौन सा एक्ट था, वो एक्ट ऑफ गॉड था। और वो एक्ट ऑफ गॉड के अंदर अगर वहां पे कोई कार होती जिसका परमिशन नहीं था, इनकंसिस्टेंट यूज था, तो एक्ट ऑफ गॉड माना नहीं जाएगा, एक्ट ऑफ ह्यूमन माना जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था। आर यू क्लियर विद दिस? इतने केस बन सकते हैं ये सब केसों में, जोरदार केस स्टडीज बनते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ चैप्टर से आने ही आने वाले, गारंटी आने वाले देश का। आगे देखोगे ना आप लोग, यहाँ पे यू विल फाइंड क्वेश्चन आंसर्स। सर आपको, सर ये तो एग्जाम में पहली बार आया, तो आप क्या क्वेश्चन आंसर्स कैसे आ गए? तो मैं भगवान हूं नहीं, इंटर सी में आए हुए थे, वो सब मैंने यहाँ पे डाले हुए। समझा? वी हैव 19 क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस along with it. Anyways, थर्ड पार्ट आप खुद समझ जाओगे खुद पढ़ के। कोई है? छह बार जाओ। I have the keys. जा तू। I hope this is done. गुड्स को मिक्स करने का या नहीं करने का, नहीं करने का, किया तो फिर क्या करने का, अलग करने का, खर्चा भुगतने का, अलग नहीं हो पाएगा तो क्या करने का, कॉम्पेंसेट करने का। गेम ओवर। अभी क्लियर?
नेक्स्ट पार्ट फटाफट से, सिंपल था. इफ यू वांट टू आस्क मी, यू कैन आस्क मी. पॉइंट नंबर 4, रिटर्न एक्विजिशन टू गुड्स. यू नो व्हाट इज एक्विजिशन टू गुड्स? ऋषभ पडियर के घर पे आजू बाजू वाले ने घर पे कुत्ते पाले थे, कुत्ता कुत्ती फैमिली था पूरा. पडियर के घर पे छोड़ के गए कि भाई हम गांव जा रहे हैं, 2-4 दिन, 5 दिन, 20 दिन, 25 दिन आप रखो. 3 महीने के बाद आए, तब तक वो फैमिली में 5-6 पप्पीज का जन्म हो गया. तो वापस आए तो पडियर के यहाँ पे 2 और 6, 8 हो गए. वैसे ही वापस आए, पडियर ने क्या किया, वो दो जो हस्बैंड वाइफ थे उनको वापस भेज दिया. लेटर ऑन दे रियलाइज कि ये 6 बच्चे तो उनके ही है. वो पडियर से पूछा कि भाई ये 6 बच्चे क्यों नहीं दिए तूने मुझे? आपने मुझे कितने दिए थे? 2. मैंने दे दिए 2. और अरे लेकिन ये 6 आए कहाँ से? हमारे से ही आए ना, हमारे दोस्त से. तो ये हमारे हुए कि तुम्हारे हुए? अब बताओ, पडियर के हुए या उनके हुए बाकी के 6? समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? वो 6 पपीज पडियर के मतलब बेली के, या बाजू वाले के मतलब पेलर के? किसके हुए 6 पपीज? क्या बोल रहा हो, सोच रहे हो? बेलर गए, बेलर गए. बाजू वाले के, आपने नहीं. बराबर. ये है इसका आंसर. एनी इंक्रीज और प्रोड्यूस फ्रॉम गुड्स शैल बी रिटर्न बैक बाय द बेली टू बेलर. इन्हीं इंक्रीज को वापस रिटर्न कर देना चाहिए. क्लियर है? एग्जाम्पल क्या लिया मैंने यहाँ पे? बोनस शेयर्स. बोनस शेयर किसके माने जाएंगे? ओनर के माने जाएंगे, बेली के नहीं, बेलर के. बराबर. लास्ट पार्ट, रिटर्न द गुड एज पर कॉन्ट्रैक्ट. आपको गुड्स रिटर्न कर देने हैं एज पर द कॉन्ट्रैक्ट. सिंपल था, कोई इंपॉर्टेंट नहीं था. ये पूरे पार्ट में ड्यूटीज ऑफ बेली में टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स, नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स, नॉट टू मिक्स द गुड्स, रिटर्न एग्रीगेशन टू गुड्स. इसमें कोई डाउट हो हेडर्स को वापस देखो. 1, 2, 3, 5 में रिटर्न एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कुछ नहीं है. तब तक मैं आपके लिए कुछ एक बार कंफर्म हो जाए ना, तो आप रिएक्शन देना मुझे, रिएक्शन कि सर ये हो गया हमसे. एक भी थ्योरी निष्का, आई डोंट एक्सपेक्ट अ थ्योरी हियर. आप एक एक पॉइंट को खाली समझो. You don't have to buy out the 4 pointers together because they will not ask you theory, they will ask you a case study. So you need to understand the concept very well. Here you don't have to remember anything specifically. ऋषभ, एक और ऋषभ था, ऋषभ मुन्नाथ, क्या नाम था उसका? काछेड़. क्या था? खातेड़. खातेड़. अरे, उसको यस सर. वो पढ़ता है? छोड़ दिया उसने. छोड़ दिया. अच्छा किया, बढ़ना नहीं था तभी अच्छा किया. चलिए, इज दिस डन? चलो, तब है ना, एक सेकेंड रुक जाओ. I got some message. मैं ऑलरेडी जूनियर्स को बोला तो है, पीडीएफ को 2 मिनट में मैं दे दूंगा, डोंट वरी. लेक्चर पूरा होने के पहले दे दूंगा. अब ये जो है ना, ये 7, ये आपको ढूंढना है और मुझे बताना है कि आपने इसको कहाँ पढ़ा. ऊपर साक्षी, बी अलर्ट. राइट ऑफ बेलर. आपने देखा कि बेलर को राइट है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का. हमने कहा पढ़ा? सर हमने ये पढ़ा कि अगर बेली इनकंसिस्टेंट यूज करता है तो बेलर को राइट मिल जाता था टर्मिनेट करने का. तो इनकंसिस्टेंट यूज वाज नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज वाज द ड्यूटी ऑफ बेली. और अगर किया तो इट इज राइट ऑफ बेलर टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट. हेलो, एक ही बात है, यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो. हेलो,
हमने देखा था कि इन केस ऑफ ग्रेटिट्यूस बेलमेंट, मैं आपको यहां से दिखाता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज जाओगे। ग्रेटिट्यूस बेलमेंट में ही हम क्या कर सकते थे, हम प्री मैच्योर टर्मिनेशन कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। राइट ऑफ अ बेलर टू टर्मिनेट बिफोर मैच्योरिटी सिर्फ कौन सी बेलमेंट में होता था, एक्टिवा वापस मंगवा ली। डू यू अग्री? अगर यहाँ पे क्या पड़ा था, तो अगर आपने प्री टर्मिनेशन किया तो आपको इंडेमनीफाई डैमेज पे करके करना, ये आपका ड्यूटी है बेलर का। लेकिन आपको राइट क्या है कि मैं इसको तोड़ सकता हूं प्रीमेच्योरली, वो राइट भी है इन केस ऑफ जी बेलमेंट। डू यू अग्री? यहाँ पे इसका ड्यूटी था कि अभी वापस कर दो, जो एक्स्ट्रा बच्चे जन्म किए, इसका हक है मांगना, उसका ड्यूटी है देना। ड्यूटी है देना, नहीं दे तो हक है मांगना। हेलो हेलो। सूदा बेली, अगर बेली काम काम ठीक से नहीं कर पाता है तो उसको सुफाइल कर सकते हैं बेलर होके, सबसे इजी ड्यूटी। बेलर का काम बेली ने नहीं किया, बेली सुफाइल, बेलर सुफाइल कर सकते हैं बेली पे। उसी बेसिस के अंदर ये चारों के चारों पॉइंट्स कवर होते हैं। मैं चाहता हूँ आप एक बार शांति से इसके हेडर्स देखो, और कुछ नहीं देखना है आपको, यहाँ पे ऑलरेडी आपने देखा हुआ है। चलो, ये कुछ काम का नहीं है। यहाँ पे पहुंच जाते हैं हम लोग। यहाँ पे सर बेलमेंट पूरा कब होगा, समाप्त कब होगा, खत्म कब होगा सर? समय के समाप्ति पे। सर पर्पस के खत्म होने पे। सर जब यूज इनकंसिस्टेंट हुआ था और बेलर ने कैंसिल कर दिया था। सर जब गुड्स के, जो गुड्स थे वो क्या हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे। और सर जब डेथ हो जाती है बेलर बेली की, कौन से बेलमेंट में, ग्रेटिट्यूस बेलमेंट में। और जब डेथ हो जाती है बेली की इन केस ऑफ एनजी बेलमेंट इन्वॉल्विंग विच स्किल, पर्सनल स्किल ऑफ बेली। ये सब चीज हमने कहीं ना कहीं निष्ठा पढ़ी हुई है, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था। तो हमने कुछ नया नहीं सीखा यहाँ पे। ऑफर के अंदर लैप्सिंग सीखा हुआ है हमने, सुपर इम्पॉसिबिलिटी में रिसर्च का सब्जेक्ट मैटर सीखा हुआ है। और हमने पर्सनल स्किल के अंदर अगर डेथ होती है तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड मतलब वो भी सीखा हुआ है। एक बार वापस पढ़ लीजिए, टर्मिनेशन बेलमेंट आपका समाप्त हो जाएगा शांति से। उसके बाद लीन, उसके फाइंडर ऑफ गुड्स एंड चैप्टर गेट्स ओवर, फिर पेज पे जाते। अगर हो चुका है तो मुझे आई होप, ठीक है देख लो, हम आगे जाते हैं।
डन 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 शेयर डन। चलो, जिनका वीडियो ऑफ है वो ऑफ रखिए, ऑन करना है तो ऑन कीजिए। लीन ट्रांस, आई होप हैव आई टॉट यू लीन, यस और नो? रिटेनिंग पोजेशन ऑफ गुड्स टिल द पेमेंट ऑफ प्राइस, पोजेशन अपने पास रखना उसे लीन कहते हैं। डू यू एग्री? यस। सुनो, एवरीवन लिसन। लीन दो टाइप के होते हैं, एक होता है पर्टिकुलर लीन, एक होता है जनरल लीन। कौन सा लीन भूमिका? पर्टिकुलर लीन एंड जनरल लीन। क्या आपको पता है पर्टिकुलर लीन क्या होता है, जनरल लीन क्या होता है? नहीं सर। सुनो, अगर मैंने ये फोन के पैसे नहीं दिए और ये पैसे ना देने पे सेलर ने मुझे फोन नहीं दिया, उसे कहते हैं पर्टिकुलर लीन। मतलब जिस गुड्स के पैसे बाकी है उस गुड्स को ही लीन कर सकते हो, किसी और गुड्स को नहीं। सुहानी, मैंने इसके पैसे दे दिए, मैंने इस फोन के पैसे दे दिए थे, पर उसने मुझे फोन नहीं दिया। बोला, क्यों नहीं दे रहे हो भैया? सर जी, आपके पहले वाले फोन के पैसे बाकी है, तो वो दे दो और ये लेके जाओ। मतलब मैंने इसके तो पैसे दिए है ना सर, इसके पैसे दिए, लेकिन मैंने वो वाले पैसे नहीं दिए ना, इसलिए मैंने ये वाला फोन रख लिया। मतलब कोई भी लायबिलिटी बाकी हो उसके अगेंस्ट पे कोई भी गुड्स को आप लिंक कर सकते हो, इसे कहते हैं जनरल लीन। पर्टिकुलर लीन यानी जिसके पैसे बाकी हो उसी गुड्स को क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। जनरल लीन में बाकी किसी और गुड्स के पैसे बाकी हो और लिंक कुछ और कर दिया, उसे जनरल लीन कहते हैं। क्या आपको शब्द समझ में आया? हेलो, आपने बैंक से एक लोन लिया था हिमांशु, वो लोन के पैसे आप नहीं चुका पा रहे हो, लेकिन आपका उसी बैंक में एफडी पड़ा था अलग खाता खोल के, तो वो एफडी को बैंक ने अटैच कर दिया। भले वो एफडी आपका अलग अकाउंट था, लेकिन बैंक ने अटैच कर दिया आपके लोन के अगेंस्ट पे। बैंक क्या कर रहा है? बैंक जनरल लीन कर रहा है। क्या कर रहा है? निष्का तलवार ने कस्टम्स इंपोर्ट किया चाइना से कुछ गुड्स, उसका कस्टम ड्यूटी पेंडिंग था, लेकिन उनका ध्यान नहीं गया और निष्का का माल उन्होंने निष्का लेके चले गए, निष्का ने ड्यूटी नहीं भरा। अगली बार जब माल मंगवाया, निष्का ने ऑनलाइन ऑलरेडी पेमेंट कर दिया था, चुपचाप पेमेंट कर दिया था पहले से, लेकिन कस्टम ऑफिसर्स ने माल छोड़ा ही नहीं। निष्का चिल्लाने लगी, क्या बदतमीजी है ये, मैंने पूरा पेमेंट किया है, देखो ये पूरा पेमेंट किया है, मुझे मेरा माल दीजिए। मैडम जी उत्साहित मत होइए, आपका पहला माल निकल चुका था, आपने टैक्स भरा नहीं था। हम कर रहे हैं जनरल ये, भले ही आपने ये ड्यूटी भरी हुई है लेकिन आपने कुछ और पे नहीं किया, उसको हम यहाँ पे अटैच करने बैठे हैं। हेलो, क्लियर है? अब जनरल ये पर्टिकुलर ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या हम लोग भी यूज कर सकते हैं? सर, दिशा, सुहानी, हम कॉमन मैन सिर्फ पर्टिकुलर लियन यूज कर सकते हैं। बैंकर्स, कोर्ट कोर्ट अटॉर्नीज, कस्टम ऑफिस, ये सब क्या यूज कर सकते हैं? जनरल लीन कर सकते हैं। हम सब कॉमन मैन सिर्फ क्या कर सकते हैं? पर्टिकुलर लीन कर सकते हैं। आईएमपी फॉर एग्जामिनेशन डिस्टिंक्शन 4 मार्क के लिए आ सकता है। एक्सप्लेन डिस्टिंक्शन बिटवीन जनरल लीन एंड पर्टिकुलर लीन। लीन 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 लीन। आइए, ये रहा आपका लीन का पार्ट, पढ़िए फटाफट से। ये लाइन आपको शायद ना समझे, शायद ना समझे, मैं समझा दूंगा अगर नहीं समझता है तो।
आई होप आपने पढ़ा होगा। अब एक लाइन लिखी थी येलो लाइन में, क्या पर्टिकुलर लियन आप कब कर सकते हो, जनरल लियन आप कब कर सकते हो, बराबर। मान लीजिए निष्का तलवार ने एक स्टिचिंग के लिए एक टेलर को एक क्लॉथ दिया, मटेरियल दिया कि आप मुझे इसको ड्रेस पीस में बना के दीजिए। 2 महीना हो गया, शी वेंट बैक, भैया ये हो चुका है, मैडम जी अभी भी नहीं टाइम मिला, मुझे नहीं किया है। अगर आप इस जगह पे होते आप क्या करते? 2 महीने का उसे नहीं बनाया होगा ड्रेस पीस, तो आप क्या करते निष्का, आप क्या करते? कैंसिल कर देती। मतलब वापस लेके जाते, आपका मटेरियल वापस लेके जाते। क्या वो लीन कर सकता है? नहीं, क्यों पता है? उसे कुछ काम ही नहीं किया। यानी पर्टिकुलर लियन श्रेय आप तब कर सकते हो जब आपने कुछ काम किया हो उस गुड्स पे, नहीं तो आप नहीं कर सकते। पर्टिकुलर लियन कैन ओनली बी डन माही व्हेन यू हैव डन सम वर्क टुवर्ड्स इट। इफ देयर इज नो वर्क डन, यू कांट डू इट। हेलो। बट जनरल लियन कैन बी डन इवन इफ देयर इज नो वर्क डन। निष्का, अगर वो टेलर कहता मैडम जी मैं ये माल आपको नहीं दूंगा, क्यों नहीं दोगे? मैडम जी अगले 2 का पैसा बाकी है। तो जनरल पर्टिकुलर जनरल लियन कब हो सकता है? जनरल लियन में आपने काम किया हो या नहीं, हो सकता है। बट पर्टिकुलर लियन तो सुहानी सिर्फ काम हुआ तो ही हो सकता, बाकी हो सकता नहीं। स्टोरी समाप्त हो चुकी है। समझा? समझा? यहाँ पे ध्यान देना। फाइंडर ऑफ गुड्स आपने सीखा है फाउंडेशन में, कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर, कौन सी कॉन्ट्रैक्ट में, राइट? ये उससे कम है, तो एक्चुअली वी ऑलरेडी कवर्ड अप उससे बड़ा कहाँ पे, अंडर कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। तो सेम टू सेम चीज है यहाँ पे, आपने रेफर भी किया है। आपको पता है यहाँ पे हम क्यों पढ़ रहे हैं? कैन समवन टेल मी हम फाइंडर गुड्स यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? कैन समवन टेल मी हम क्यों पढ़ रहे हैं? जिसने कॉसी ठीक से पढ़ा वो बता सकता है। जिसने कॉसी पढ़ा, सॉरी गुड्स रखता है उसको बेली बताओ। कहते हैं, जब हम बेलमेंट कौन कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है? कौन बोल रहा है? अरे बोलो ना, कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा है। हाँ बोलो, चलो जल्दी बोलो। हम एंटरटेन नहीं करते। चल हिमांशु बोल। सर क्योंकि अपन ने कौसी कॉन्ट्रैक्ट में फाइंडर ऑफ गुड्स में पढ़ा था कि जिसको गुड्स मिलेंगे वो भी बेली की तरह रिस्पॉन्सिबल होगा। शाबाश। तो हमने ये शब्द सुना था कॉन्ट्रैक्ट में कि जिसे गुड्स मिलते हैं उसकी जिम्मेदारी किसके जैसी होती है? बेली जैसे होती है। बेली जैसी मतलब बेली नहीं है वो, पर बेली जैसा है वो। बेली कैसा है वो हमने यहाँ पढ़ा, और ये भी तो बेली जैसा है, इसलिए हमको ये भी सामने वापस हम पढ़ते हैं यहाँ पे इन फाइंडर ऑफ गुड्स। हमने क्या क्या था? फाइंडर ऑफ गुड्स ओनर नहीं है, टेक केयर ऑफ गुड्स, फाइंड द ट्रू ओनर, जब तक नहीं मिलता है उसको संभाल के रखो, एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस विल डू इन हिज ओन केस। अगर वो मिल जाता है उसे वापस कर दो। वापस करने में 2 बातें होगी, खर्चा हुआ है या तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो कोई नहीं करे, और हुआ है तो जो एक्सपेंसेस हुए उसका आप रिइंबर्समेंट करवा सकते हो बाय डूइंग लीव, एनफोर्स कर सकते नहीं हो। लेकिन अगर आप एनफोर्स नहीं करना चाहते हो और रिवॉर्ड अनाउंस हो चुका है तो लॉ कहता है रिवॉर्ड के लिए आप एनफोर्स कर सकते हो। उसके बाद गुड्स पेरिशेबल है तो बेच सकते हो, टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो फिर बेच सकते हो, या फिर नहीं मिले तो बेच सकते हो। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज थी, अगर गुड्स नहीं मिलते ओनर को तो कौन क्लेम कर सकता है? आप, मानव बेली। स्टोरी समाप्त, क्वेश्चन समाप्त। इसी के साथ चैप्टर भी समाप्त। क्या चैप्टर का नाम था? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डैश, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। 2 मिनट रुक जाओ, पहले मुझे इसका थोड़ा सा समराइज वर्जन आपको मैं कोशिश करता हूँ कि आप बना के दोगे। मैं आपको एक थीम थीम देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप पीडीएफ लेने के बाद आप इसको बना के मुझे दो। पानी वानी पी के आना है तो आओ, मतलब कुछ नहीं, इट्स अ 30 सेकेंड, मैं सिर्फ लॉग इन कर रहा हूँ टैबलेट पे आपको कुछ दिखाने के लिए। बाकी मैं यहीं पे होना है, 835522032226। अब वो आपके टेस्ट के मार्क्स मिल चुके हैं, दोनों टेस्ट के? यस। तो आगे आगे टेस्ट देना नहीं है आपको? नहीं सर हमने बस दे दिया सर, हम नहीं देंगे। हाँ, who is topping the charts? Can someone help me with this? कितने मार्क का टेस्ट था सेकंड टेस्ट? निष्का कितने मार्क का टेस्ट था? 20. 20. Who has scored 18? Anyone with 18? 70?
16 16 वाला कौन है? मुस्कान। ये श्रेयांश भी, श्रेयांश, मुस्कान, सुहानी विद 16। 15 निष्का, चिरायु एंड दिशा, right? And Moksha. Disha got 15? Got 16. 16. Oh, very good. Laksh got 15. Who has got 14? 14, 13. आप रे हिमांशु, डूब जा, चुल्लू पर पानी में डूब जा। अरिस्ट, इतना नाम लिया तेरा, तूने कुछ काम नहीं किया। अरिस्टी, अरिस्ट, आई डोंट नो अरिस्ट, हु इज अरिस्ट एट ऑल। नंदनी बेटा आपका अच्छा हो सकता है, 15, 16, 13 बहुत कम है। 13, 13, 12, 11, 10 आप सब उसी कैटेगरी में हो कि आप पास भी हो सकते हो और फेल भी हो सकते हो। 15, 16, 17, 18, 19, 20 आप थोड़े से सेफ हो। सेफ मतलब ऐसा कुछ थी नहीं, बट एटलीस्ट बेटर, आज बेटर। 12, 13, 11, 10 भगवान का भरोसा लगेगा आपको। या तो पढ़ना शुरू कर दो अच्छे से, या भगवान का भरोसा शुरू कर। और माही को कितना मिला? 12. साक्षी को कितना मिला? सर मैंने दिया ही नहीं था। ओ, तो आप एब्सोल्युटली फेल हो, एब्सोल्युटली फेल। जो नहीं, दिशा जो पेपर्स नहीं देते ना बेटा, उनको लगता है कि उन्होंने पेपर नहीं दिया यानी दे कैन बी जज, बट हु डजंट गिव पेपर आर जज्ड फॉर श्योर दैट दे आर कंप्लीटली फेल, कंप्लीटली फेल। इट्स अ जीरो। क्या बोलेगा जिसको नहीं लिखा है? इट्स अ जीरो, और प्योर जीरो। तो आप मत समझो कि आपको नहीं मिला है मार्क्स, आप ये समझो कि आपको मार्क्स मिला है। कितना मिला है? टेल मी, आई गॉट जीरो सर, बोलो बोलो। Actually, say me that you have got zero. Come on, fast. सर I've got 0. Very good. That's like a good girl. जिसने टेस्ट नहीं दिया, जितने भी लोग टेस्ट दिए, सबका मैं जूही में उसको बोलता हूँ अगली बार से ना जीरो लिख के भेजेगी, जीरो लिख के। मत करो ये पाप, मत करो ये पाप, टेस्ट ना देने का पाप मत करो। 12 आएगा, 10 आएगा, कुछ भी आया तो सही, जजमेंट तो आएगा कि आया। हाउ डू आई जज अ स्टूडेंट? I hope you can see the tablet screen. देखो, now I'm giving you some activity. अब ये फिर कॉपी कर लेना या स्नैपशॉट ले लेना। सी बेलमेंट में है ना, फर्स्ट थिंग मीनिंग एंड फीचर्स, मीनिंग एंड फीचर्स सब क्लास में जो करूँ प्लस में ना, मीनिंग एंड फीचर्स। अब मीनिंग एंड फीचर्स के अंदर आपका मीनिंग, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फॉर सम पर्पस, वापस अकम्पनी यू गेट योर गुड्स बैक, बराबर। फीचर्स में 4 थे, गुड्स होने चाहिए, पोजेशन आंसर होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के आंसर होने चाहिए, एंड रिटर्न होने चाहिए, बराबर। फिर यहाँ पे आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन 2 टाइप के थे, एक जी और एक एनजी। दोनों कॉन्ट्रैक्ट चिरायु वैलिड माने जाएंगे, बोलो हाँ या ना। तीसरा आता है यहाँ पे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ व्हाट, बेलर एंड बेली, बराबर। व्हेन यू सी राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली, पहला पार्ट जो हमने यहाँ पे देखा था, ड्यूटीज, यहाँ पे राइट्स। ड्यूटीज में बेलर बेली, राइट्स में बेलर बेली। अरे हाया ना,
I'm just giving you the start कि आप ये चैप्टर्स ये सब आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्स इन गुड्स, प्रीमैच्योर टर्मिनेशन, ड्यूटी टू रिसीव द गुड्स बैक एंड एक्सपेंसेस, 4 थे। अब आगे जाओगे यहाँ पे टेक केयर ऑफ गुड्स, टेक केयर ऑफ द गुड्स, नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स, नॉट टू मिक्स द गुड्स, एक्विजिशन ऑफ गुड्स को रिटर्न करना चाहिए, एंड रिटर्न फाइनली रिटर्न एज पर कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों फेजेस को जब फिनिश करोगे आपका थर्ड फेज फिनिश होता है, दैट इज राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेदर बेली। इसी को अगर मैं थोड़ा सा आगे खींचू, यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, टाइम खत्म होने पे, पर्पस खत्म होने पे, डेथ होने पे, सब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने पे, कैंसिल करने पे, ये सब बेसिस पे आपका बेलमेंट टर्मिनेट होता है, उसे पॉइंटर्स लिख सकते हो। यहाँ पे लीन के टाइप्स ऑफ लीन, पर्टिकुलर लीन है, जनरल लीन, और फाइनली यहाँ पे आता है क्या, FOG, फॉर्म, दैट इज फाइंडर ऑफ गुड्स। ठीक है, आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू, दिशा, आपके PDF को देख के शांति से मेक अ स्मॉल फ्लो चार्ट इन अ लैंडस्केप बोर्ड, 2 पेज फुल स्केप के होते हैं जिसका पूरा यूज कर पाओगे, और आराम से लिखो। इसके बाद पता है क्या करना है आप लोगों को, ऐसा ही जैसे हो जाता है ना, फिर खाली Q&A करो। क्या करो, Q&A। दिशा, रेगुलरली एक चार्ट को देखने के बाद खाली क्या प्रैक्टिस करो, केस स्टडी, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करो। दोनों नहीं कर पाओगे पेपर में, दोनों नहीं होने वाला है, 2 में से एक होगा। ये करते जाओ, फिर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते जाओ सीधा। ठीक है, स्नैप आउट ऑफ इट, एंड आई विल बी एंश्योरिंग आप सब ये मुझे दिखाओगे कल। ठीक है, कल तक प्रॉपर, खाली हेडर्स नहीं देने, भाई इसके हेडर्स लिखने नीचे, हिमांशु, आई होप दैट इज फाइन, राइट? जब मैंने स्पेसेस दिए उसके हेडर्स लिखने हैं मेडिसिन। ठीक है, चलिए अब मैं आता हूँ प्लेज पे, शुरू करो फटाफट। यहाँ आगे प्लेज पे, आई वॉन्ट यू टू रीड दिस फॉर 2 seconds, कम ऑन फास्ट। आई होप आपने पढ़ा होगा। कैन समवन टेल मी व्हाट इज प्लेज? कैन समवन टेल मी व्हाट इज प्लेज? यस, कैन समवन ट्राई? कैन समवन ट्राई व्हाट इज प्लेज? कम ऑन फास्ट। सर लोन लेते टाइम जो सोनी का पास इंटरनेट ही नहीं होता, पता नहीं कैसे बोलती है।
Sir, Sir, the bail, Yes, बोलो जल्दी. the bailment of the good or item that one has deposited as a security against the debt he has taken. That is what plays is, according to me. According to me, very good answer. Okay, so pledge bailment है क्या, ये सच है? Pledge bailment है क्या, ये सच है? Yes. हर pledge bailment है, हर bailment pledge है? बोलो. All pledge is bailment or all bailment is pledge past? Every pledge Sir, all pledge is a pledges bailment. Sorry. all pledges payment. ठीक है, वेरी गुड. सुनो ध्यान से. बेलमेंट और प्लेज की कहानी में प्लेज स्पेसिफिक है कि अगर आपका पर्पस, जिस वजह से आपने प्लेज की आपने बेलमेंट किया है, वो सिर्फ कुछ भी नहीं और सिर्फ एक ही चीज हो, वो है सिक्योरिटी. क्योंकि है ना हिमांशु, बेलमेंट में इन्हीं पर्पस था. विच पर्पस? जिंदगी में सोचा नहीं होगा इन्हीं का महत्व. बेलमेंट कहता है कि बेलमेंट में आपके बेल करने का पर्पस कुछ भी हो सकता है, इन्हीं. और जब आप प्लेज पढ़ते हो फॉर द पर्पस ऑफ डैश, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी, यानी निष्का सिक्योरिटी इज द ओनली. अगर बेलमेंट सिक्योरिटी के लिए किया गया है, सेफ्टी के लिए किया गया है, गिरवी रखने के लिए किया गया है, तो वो बेलमेंट प्लेज है. सर एग्जाम्पल दो. सर हमने गोल्ड लोन ली, गोल्ड लोन, घर गोल्ड गिरवी रखा और लोन ले ली. तो घर गिरवी रख के जब आप लोन लेते हो, सॉरी गोल्ड गिरवी रख के जब आप लोन लेते हो, तो वो जो गोल्ड दिया है ना, वो सिक्योरिटी के लिए दिया है कि हम लोन रीपे नहीं कर पाए. तो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड व्हेन यू गिव द गोल्ड फॉर अ सिक्योरिटी, दैट्स कॉल्ड डैश प्लेज. अब यहाँ पे हमने, सुनो ध्यान से, डेट डेट यानी लोन, लोन को सिक्योर करने के लिए गोल्ड दिया था, तो वो गोल्ड देना प्लेज है. या फिर परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस, या फिर क्या, परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस. यानी कोई बड़ा एक्टर हो, सुहानी सोनी ने शादी में रतलाम में क्या बुलाया, सलमान खान को बुलाया, लेकिन सलमान खान विल टेक 1 करोड़ फॉर 1 आवर, लेकिन नहीं आया तो सुहानी सोनी ने पूछा कंपनी को, सलमान खान की, कि तू नहीं आया तो क्या भाई, इधर मेरा इज्जत जाएगा, इतने लोगों के सामने तू नहीं आया तो तू सिक्योरिटी दे मेरे को कि तू आएगा, और नहीं आया तो तेरा 5 करोड़ में ले लेगी. तो बैंक गारंटी लिया 5 करोड़ का कि अगर सलमान खान आया तो 1 करोड़, और नहीं आया तो 5 करोड़ उसके लूंगी पेनल्टी का. तो बैंक ने गारंटी दे दिया कि ठीक है 5 करोड़ हम देंगे आपको अगर सलमान खान नहीं आया तो. इसको कहते हैं सिक्योरिंग अ परफॉर्मेंस. क्या कहते हैं इसे? सिक्योरिंग अ परफॉर्मेंस. तो सिक्योरिटी ना दिशा यहाँ पे क्रिएट हो रही है, वो दो रीजन से हो सकती है, सिक्योरिंग अ डेट और सिक्योरिटी अ परफॉर्मेंस. अभी क्लियर विद द स्टोरी? ठीक है. तो अभी, और नाम क्या है हीरो लोग के? अगर एचडीएफसी ने लोन दिया तो एचडीएफसी को क्या बोलेंगे? पॉनी. क्या बोलेंगे? पॉनी. और जिसने लोन लिया उसको क्या बोलेंगे? पॉनर. पॉनर पॉनी प्लेज. पी फॉर पॉनर. जहां पे, वहां पे बेलर था, यहाँ पे पॉनी है, पॉनर है. वहां पे बेली था, यहाँ पे पॉनी है. समझा क्या? जिस जो गोल्ड का ओनर है वो पॉनर है, जिसको गोल्ड दिया वो पॉनी है. क्योंकि गोल्ड वो ओनर, बैंक ओनर नहीं है गोल्ड का. ओनर कौन है गोल्ड का? जिसने गोल्ड लोन लिया. डू यू अग्री?
आई होप दिस इज डन। एक बार डेफिनेशन देख लो, इतना वापस वापस वापस। सर हाँ, सर स्क्रीन बड़ी कर दो ना, क्या बोल रहा है? स्क्रीन बड़ी कर दो। स्क्रीन छोटी आ रही है आपको? थोड़ा सा हम और पढ़ते हैं, सुबह भी लेक्चर। ये पार्ट खत्म होने पे यहाँ पे ये पार्ट आप खुद पढ़ोगे मेरे सामने। एवरीवन प्लीज लिसन, एसेंशियल्स ऑफ प्लेज के अंदर इतना पार्ट है, यहाँ तक ये लो जो किया उतना पढ़ लो फटाफट, कुछ काम का नहीं है, खाली ये एक कॉन्सेप्चुअली पढ़ लो। मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया है। एक्सपीरियंस से मुंबई की क्लॉज निकाला था जहां बोला था उन्होंने कि द डेवलपर आल्सो नीड्स टू पुट द कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट ऑन देयर वेबसाइट ऑफ द प्रोजेक्ट। पूरा डिटेल्स है अपने डिस्क्रिप्शन में, वो देख लीजिए। अभी मेरे को चांडक डेवलपर्स के लिए एक क्वेश्चन, अगर मेरा कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट तो आपने मेरे क्लाइंट को क्यों एंटरटेन किया, आपने मेरे टीम को एंटरटेन क्यों किया, आपने प्रॉपर्टी दिखाया, रजिस्टर किया, पैसा ले लिया, हैंडओवर कर दिया, और अभी जब कमीशन का टाइम आया तो आप बोलते हैं सर्टिफिकेट दिखाओ। ये कहां है? Some developers ऐसे नहीं। I want to make this very clear. I have worked with a lot of developers. मेरे पिताजी, ये मेरे पिताजी का सिग्नेचर इधर है। उन्होंने मेफेयर डेवलपर्स के साथ काम किया था, नैन भाई के साथ, he was an investor। मैं अभी भी उनके साथ काम करता हूँ। मनीष कावरा और कावरा डेवलपर्स, brilliant individual। आशीष करानी और Google once again an amazing person to work with। They're all good people. Not all of them are like chartered developers। चार्टर्ड ने खुद एयरपोर्ट 2018 में एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन MCHI ने उनको एक अवार्ड दिया था 2021 यही हो चुका है एवरीवन। ठीक है। Return of goods. The delivery of goods must be conditional. The condition shall be that the goods shall be returned or disposed of according to the directions of the pawnbroker when a purpose is accomplished. यानी कि अगर पर्पस पूरा हो गया, यानी यानी लोन पे हो चुकी है या फिर परफॉर्मेंस हो चुका है, जैसा ओनर कहेगा, जैसा बोरोवर कहेगा
वैसे वो चीज वापस कर देनी चाहिए, यानी हमने लोन चुका दी है, हमारा गोल्ड हमें वापस कर दीजिए, ये पर्पस रहेगा। डिलीवरी ऑफ गुड्स कंडीशनल कब होगा? व्हाई इट इज कंडीशनल? क्योंकि सर अगर आपने पैसा नहीं पे किया तो हम नहीं देंगे, पे किया तो हम दे देंगे, इसलिए उसको क्या कहते हैं? आपने जो गोल्ड गिरवी रखा है वो गोल्ड आपके पास वापस आएगा या नहीं, वो आप पे डिपेंडेंट है कि क्या आप वापस लोन का पैसा करोगे या नहीं। पैसा दिया तो आएगा, नहीं दिया तो चला जाएगा। डू यू अग्री? वो गोल्ड किसी का नहीं है, वो गोल्ड किसका है? पैसा चुका है तो आपका, नहीं चुका है तो उनका। अरे क्लियर है? आज के सेशन का लास्ट पार्ट मैं लेना चाहता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ कमिंग अप हियर। ये वाला पार्ट और चलो ये वाला पार्ट, ये दो चीजों पे विल बी स्टॉपिंग इट हियर, ये दो चीजों पे। कैन यू जस्ट टेल मी, pledge by a person in possession under voidable contract? When a pawner has obtained possession of goods pledged by him under a contract which is voidable, but the contract has not been cancelled at the time of pledge, the pawnee acquires GT to the goods provided he acts in good faith and has no notice of pawner's defect of title. ये आप 4 बार पढ़ सकते हो, आपको फिर भी नहीं समझेगा या समझेगा, आप 4 बार पढ़ लीजिए शांति से, फिर मैं आपको एक बार सिखाता हूँ, वापस पढ़ ले, एक बार ट्राई कर लीजिए। दिस इज समथिंग व्हाट यू विल अंडरस्टैंड वेरी सून। जस्ट एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सुनाऊं मैं आपको? ठीक है। हिमांशु कटारिया को किसी ने डराया धमकाया, उसकी जो कार थी उसको सस्ते भाव पे ले लिया, और इस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं अंडर कोर्शन, बराबर। अब ये कार लेने वाला इंसान था मंथन मेहता, और हिमांशु सोच रहा था कि मैं मंथन पे पुलिस केस करूं, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करूं। वो सोचते सोचते मंथन मेहता ने निष्का तलवार को ऑफर किया कि मुझे मेरी गाड़ी देनी है, सेकेंड हैंड है, खरीदी हुई गाड़ी है, पेपर वर्क मेरे नाम पे है, मैं आपको 2 लाख में देना चाहता हूँ। निष्का तलवार को लगा कि भाई अच्छी अच्छी गाड़ी है, रीजनेबल भाव है, मुझे खरीदनी है। और हिमांशु जब तक ये सोचे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की बात करे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को, किसके बीच में? हिमांशु और मंथन के बीच में, तब तक तो या तो मंथन ने वो गाड़ी निष्का को बेच दी है, या तो मंथन ने वो गाड़ी गिरवी रख दी है और उसके सामने पैसे ले लिए हैं। तो जिसको गिरवी रखी गई है या जिसको बेची गई है, उसे अगर वो गुड फेथ में एक्ट कर रहा है और उसको इस बारे में पता नहीं था कि मंथन ने ये चीज अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट खरीदी थी, तो फिर उसे इस केस में वैलिड टाइटल मिल जाएगा और हिमांशु अब उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर पाएगा। वापस समझाओ, समझा कि नहीं समझा? मैं समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। देखो, हिमांशु कटारिया
के हाथ में एक ब्रेसलेट था। मंथन मेहता ने वो ब्रेसलेट मंथन मेहता ने वो ब्रेसलेट देखा, कितने का है, मेरा 2 लाख रुपए का है। मंथन मेहता ने थोड़ा बहुत डराया धमकाया और 1 लाख रुपए में ये ब्रेसलेट ले लिया। 2 लाख का चीज 1 लाख में। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? विच कॉन्ट्रैक्ट? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू कोर्शन। यानी हिमांशु चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका कंसेंट फ्री नहीं था। अब ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1। मंथन मेहता को जैसे ही ये चेन मिल गया, ब्रेसलेट मिल गया, वो एक बैंक में गया, HDFC बैंक में, बोला ये गोल्ड लोन, मुझे गोल्ड लोन चाहिए, थोड़ा गोल्ड दिखाओ। उसने ये ब्रेसलेट दिखाया। कितना वैल्यू हुआ? 2 लाख का। कितना पैसा मिलेगा मैडम? 1,80,000 दे दीजिए। अब HDFC बैंक की जो मैडम थी, उसने ये ब्रेसलेट देखा, उसने कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे एक्टिंग इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे जो गोल्ड मंथन के पास है वो कौन सा है, अंडर विच कॉन्ट्रैक्ट है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। ये उसको पता नहीं है अगर, तो फिर लॉ कहता है हिमांशु कटारिया इस हक को छोड़ना पड़ेगा। और ये किसको मिल जाएगा हक टू कंटिन्यू द गुड? HDFC। जैसे ही HDFC बैंक ने 1,80,000 दे दिए और गोल्ड का बिस्किट अपने पास रख लिया, गोल्ड का बिस्किट अपने पास रख लिया, फिर क्या होगा? उसके बाद अगर हिमांशु कहे मुझे कैंसिल करना है, मुझे मेरा पैसे वापस चाहिए, HDFC बैंक देगा नहीं। जब तक हिमांशु का ब्रेसलेट मंथन के पास होता आप कैंसिल कर सकते थे। और अगर मंथन किसी और को देता है जिसको ये बारे में पता है, तो फिर भी तू वापस ले सकता है। लेकिन HDFC बैंक को इस बारे में जानकारी है ही नहीं, गुड फेथ में, नियत में खोट भी नहीं है। तो फिर तू भूल जा भाई, तू पैसा ले सकता है मंथन से 2 लाख रुपए में से जो बचा है वो, बट गोल्ड का ब्रेसलेट ले सकता नहीं। अब समझा क्या? स्टोरी समझा कि नहीं समझा? इसको वापस पढ़े एक बार PDF में, यहाँ पे ध्यान दो, इसको वापस पढ़िए। When a pawnbroker यानी मंथन मेहता has obtained possession of goods placed by him under a contract voidable, यानी मंथन मेहता ने हिमांशु से voidable कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे कुछ ब्रेसलेट ले लिया है, लेकिन द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन कैंसल्ड, यानी अभी तक हिमांशु ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया नहीं है। द पॉनी यानी बैंक acquires good title to the goods, यानी उसको गुड्स को अपने पास रख सकता है, provided he acts in good faith and without notice of Manthan Mehta's defect of title. हेलो हेलो हेलो। लेकिन अगर ये केस में हिमांशु कटारिया का गोल्ड का ब्रेसलेट मंथन मेहता चोरी किया होता तो, और वो गिरवी रख दिया होता तो हिमांशु को मिल जाता, क्योंकि वॉइडेबल नहीं, वो वॉइड होता। हेलो, चोरी करना वॉइड अग्रीमेंट है, धमकी देके लेना वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर बैंक अपने पास रख सकता है, कंटिन्यू कर सकता है, और हिमांशु वापस नहीं ले सकता। लेकिन चोरी किया होता तो हिमांशु वापस ले सकता है। तो आप ये मत समझना एग्जाम में अगर गुड फेथ में बैंक है तो हर बार बैंक ले लेगा, नहीं, चोरी की चीज बैंक नहीं रख सकता, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की चीज बैंक रख सकता है। इसलिए 2 शब्द दिशा, एब्सेंस ऑफ टाइटल एंड डिफेक्ट ऑफ टाइटल। यहाँ पे जो बात हो रही है वो डिफेक्ट की हो रही है, एब्सेंस की नहीं हो रही है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, दैट्स इट। हम यहाँ पे रुक जाते हैं। आई एम टायर्ड एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम यहाँ पे रुक जाते हैं। कल कैन यू सेल्फ टेल मी कि कल दोपहर को कुछ टाइम टेबल में क्या कुछ गैप है क्या? 2 से 4 के बीच में कोई गैप है? 12 से 1 के बीच में कोई गैप है?
कोई गैप ही नहीं है। तो खाना नहीं खाते क्या तुम लोग? एकदम कम गैप है, 10 to 1 डिप्स होगा, फिर 2 बजे इकोनॉमी, ऐसा है पूरा शेड्यूल टाइट। क्या 1 करने वाले p.m. का economics. इकोनॉमिक्स कितने बजे खत्म होगा कल इकोनॉमिक्स? Around 3:50. 3:50. ओके ओके, तो आई सी यू टुमारो। थोड़ा सा ही करना है। कैन यू कम एट 4 PM फॉर सम टाइम, 4 to 5? 4 PM चलेगा? चलो ठीक है, कल मुझे 4 PM को मिलो शार्प, मैं रहूंगा यहाँ पे 4 PM। बाय बाय बाय, सी यू। और ये होमवर्क करके आना, ठीक है? Presidents. जय जितेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। जय जितेंद्र।